नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ बासिजा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हैं। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अब डिजिटल साक्ष्य जो होंगे वो ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। दरअसल डीजीपी राजीव कृष्णा ने विवेचना में डिजिटल साक्ष्यों के इस्तेमाल पर भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि तलाशी, जब्ती, निरीक्षण और अन्य कार्रवाई के दौरान जो तैयार किए गए डिजिटल साक्ष्य हैं वो ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड होंगे और विवेचना के दौरान अब पुलिस गवाहों के बयानों में अपनी ओर से शब्द नहीं डाल सकेगी। डीजीपी राजीव कृष्णा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और साथ ही गवाह जो बात अपनी बोली और भाषा में बताएगा, विवेचक को उसी रूप में दर्ज करना होगा। अभियुक्त के खिलाफ आरोप गढ़ने या उसे दोषी ठहराने वाले सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। साथ ही नियमों की अनदेखी करने पर विवेचक के साथ पर्यवेक्षण अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। विवेचना के दौरान जो कलेक्ट किए गए डिजिटल साक्ष्य होंगे वो साक्ष्य ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर। मेरे पीछे देखेंगे ये कांवर रूट है। पीछे से तमाम जो कांवरिये हैं वो अपने गंतव्य की तरफ यानी कि भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दूं इसी रोड पर दिन शनिवार यानी कि 15 अगस्त को भी कांवरे ऐसे ही निकल रही थी जैसे कि आज कांवरिये निकल रहे हैं। और मेरे ठीक सामने देखेंगे तो दिखाऊंगा जो होटल है दरबार आपसे बता दें, जब इसकी शिकायत की गई तो जो अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी, उन्होंने यहाँ इस होटल में आए और बहुत ही कम समय में इस होटल की छानबीन की। उसके बाद इसी दरबार खास बरातघर को क्लीन चिट दी थी कि इसकी यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिरकार इन होटल, इन बारात घरों पर या फिर इन कह सकते हैं इन रेस्टोरेंट पर कब कार्रवाई होगी, जो कि आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से सामने आ रही है, जहां पर आज दो बच्चों की मौत जो है रहस्य का कारण बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं उन दो बच्चों की जो बांदा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत झील के पूर्व मोहल्ले में स्थित बीएल वो विद्यालय है, जो आवासीय विद्यालय है, वहां पर बच्चे पढ़ते थे, रह करके वहां पर पढ़ाई किया करते थे। अचानक जो है देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको प्रबंधक के द्वारा तत्काल जो है जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, तो वही डॉक्टरों ने देखते हुए एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, जिसका नाम नितिन बताया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें पूरे और मामले की, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा बच्चा जिसका नाम अरुण है, उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज बांदा के लिए रेफर कर दिया गया था और उसके बाद वहां पर उपचार करने के दौरान उस बच्चे यानी अरुण की भी मौत हो गई थी। जब पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो वहीं परिजनों से जब उनसे बात की गई तो परिजनों का कहना यह था कि बच्चों ने विद्यालय के बाहर जो मोमोज और फिंगर के ठेले लगते हैं वहां से फिंगर और मोमोज लिए थे। उसके खाने के बाद से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। लेकिन वहीं अगर बात करें बांदा ये आवासीय विद्यालय के प्रबंधक की, तो प्रबंधक का कहना यह है कि देर रात मेरे पास वार्डन का फोन आया, जिनके द्वारा ये कहा गया था कि बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, तत्काल उन बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं अगर बात करें पूरे घटनाक्रम को दर्शाने के मामले में, तो जो डॉक्टर हैं उनका कहना यह है कि जो एक बच्चा है वो मृत लाया गया था। वहीं अगर दूसरे बच्चे की बात करें तो दूसरा बच्चा जो है उसको किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। ये प्रथम दृष्टया जांच करने के बाद ये सामने आ रहा है। लेकिन अगर जो पूरा जो सवालों की जो गुत्थी है कि आखिर उन दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई है, उसका मौत का कारण क्या था, ये सारे मामले जो हैं पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये इस मौत की वजह क्या है और आखिर इसमें किसकी लापरवाही है, ये देखने वाली बात है। इंडिया वॉइस से संदीप कुमार, बांदा। में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी। आपको बता दें कि भरथना कोतवाली के चनेठी गांव में मां बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मां पुष्पा देवी और बेटी मंजू देवी के
खून से लथपथ सब घर में पड़े मिले हैं। जानकारी का खुलासा तब हुआ जब दूध वाला पहुंचा और उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने महिला के पति जो कि नोएडा में कार्यरत है उनको फोन किया। उनके द्वारा बताया गया कि पिछले दरवाजे से जाकर देखो, तो उसने देखा कि दोनों ही माँ बेटी के सब खून से लथपथ घर में पड़े हुए थे। सूचना पर पहुंची भरथना कोतवाली पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि उनके शव के पास से जो कि चारा काटने वाली दराती है वो मिली है और कमरे से करीब 10 मीटर की दूरी पर मां पुष्पा देवी का शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा जानकारी देते बताया गया कि जो पुष्पा देवी की बेटी है मंजू, उसकी 2021 में मैनपुरी जनपद की किसनी में शादी हुई थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ससुराली जनों से विवाद हो गया था, जिसके चलते इटावा की कोर्ट में मामला मेंटेनेंस का था और इसी महीने की 3 अगस्त को मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि महिला को हर महीने 7,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। बता दें कि जो महिला है उसका जो ससुराली जन है उनसे विवाद चल रहा था, तो आशंका जताई जा रही है कि कहीं ससुराली जनों का ही इसमें हाथ तो नहीं है, जिसको लेकर पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए एनलॉग डेयरी प्रोडक्ट कहीं भी अगर किसी डेयरी पर पाए गए, यानी कृत्रिम जो प्रोडक्ट हैं खोआ, पनीर, वो डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही कहीं पाए गए तो उनके खिलाफ, उन डेयरी मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस डेयरी को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। उसी के क्रम में आज इंडिया वॉइस की टीम मथुरा के होली गेट और चौक बाजार, छत्ता बाजार, अन्य बाजारों में निकली है और हम यही जांच कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इनसे कि जो एनलॉग प्रोडक्ट हैं, यानी जो डेयरी के कृत्रिम प्रोडक्ट हैं, उन डेयरियों पर सैंपलिंग हुई या नहीं हुई। हालांकि अभी खाद्य विभाग ने जो है 400 कुंटल जो पनीर था उसको जो है नष्ट कराया था और सीलबंद की कार्रवाई भी उस डेयरी के खिलाफ की गई थी। और अभी जो नीरज डेयरी है, जैन डेयरी है और एक और आड़त है बड़ी, यहाँ पे जो आड़त है उन आड़तों पे हमने उनसे बात करी है। उनके सैंपलिंग भी हुए हैं। कुछ लोगों के यहाँ लैब लगी हुई है, लैब से टेस्टिंग होती है, दूध की टेस्टिंग होती है, दही की टेस्टिंग होती है, खोआ और पनीर की भी टेस्टिंग होती है, आयोडीन से टेस्टिंग बता रहे हैं होती है। तो ये सारी टेस्टिंग के बाद जो है ये अपने सामान को, डेयरी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो दिखाएं इसको कि ये कृष्णा डेयरी और जैन डेयरी होली गेट के मुख्य बाजार पर यहाँ पर हैं और काफ़ी मात्रा में इनके यहाँ दूध, दही, खोआ, पनीर का काम किया जाता है और काफ़ी जो है अधिक मात्रा में इनके यहाँ भीड़ रहती है और काफ़ी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट भी इनके यहाँ बिकते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। संगम नगरी में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश, कभी रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में पानी भर गया है। जो पुराने इलाके हैं, यानी उन इलाकों में जलभराव की वजह से घरों के अंदर पानी पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा है। एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार रेस्क्यू करके उन इलाकों में जहां जलभराव हो गया है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। और यही नहीं, गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार संगम नगरी में बढ़ रहा है, जिससे भी वो इलाके जो निचले इलाके हैं जहां गंगा और यमुना के जलस्तर की वजह से पानी भरने की संभावना, वहां भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि अभी जो बारिश का पानी है उसकी वजह से पूरा शहर एक तरह से कह सकते हैं परेशान हो गया। कुछ जगहों पर जलभराव हो गया, तो वहीं जल निकासी की बेहतर व्यवस्था न होने से इस पर राजनीतिक रूप से तमाम बयानबाजी भी होने लगी। अखिलेश ने भी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके यहाँ के कुल जलभराव के दृश्य को दिखाया है। क्योंकि ये स्मार्ट सिटी है संगम नगरी, कुंभ और माघ मेला को लेकर के विकास के बड़े बड़े काम कराए गए हैं, लेकिन उन कामों के बीच में जो हालात बने हैं, कई जगह पर कई कई घंटे तक पानी जमा रहा, जिससे आवागमन बाधित हुआ। वही कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा है। और साथ ही साथ जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो निकासी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो प्लानिंग की गई थी उसमें कहाँ चूक हुई है।
नगर निगम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में, प्रदेश में और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उन पदों पर बने हुए हैं। उसके बावजूद भी इस तरह के हालात बनने के बाद राजनीतिक करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए मौका मिला, उस पर राजनीतिक हमलावर है। उनका कहना है कि जिस तरह से विकास कराए गए हैं वो सबके सामने है और ये विकास की पोल भी खुलती है। हालांकि अब जो नगर निगम है, तमाम प्रशासनिक अमला है, वो लगातार कोशिशें कर रहा है जहां पर जल भराव है इसको निकासी के लिए, और खास तौर से जहां पर जल भरा हुआ है वहां पर लोगों को किसी तरह का नुकसान न हो, उनकी जान माल की किस तरह सुरक्षा की, वहां पे एनडीआरएफ को लगाया गया और साथ ही प्रशासन की टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। रिपोर्टर्स लाइव में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। बात की जाए हरीश द्विवेदी, रेखा वर्मा, भोला सिंह, संगीता यादव, स्मृति ईरानी, बासित अली, ये तमाम लोग जो है वो नितिन नवीन की नई टीम में शामिल किए गए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव ध्यान में रखते हुए ये बड़ी टीम का जो ऐलान है वो किया गया है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किन लोगों को जगह मिलेगी और कौन लोग बाहर किए जाएंगे। फिलहाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राधा मोहन दास अग्रवाल को नई टीम से बाहर किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश से लगभग 8 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। क्या कहेंगे, भव्य स्मारक बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनपद आगरा में। एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य दिव्य, दुनिया इसको देखेंगे ऐसा एक स्मारक बनने जा रहा है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही में मैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे शिंदे जी, पवार ताई, इन्होंने हम 2 मंत्रियों को यहाँ भेजा है और दोनों सरकारें मिलकर बहुत बड़ा काम यहाँ करने जा रही है। हमको इसका अभिमान है। हमारे हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका यहाँ स्मारक बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है, भव्य स्मारक बनने जा रहा है। पूरा सरकारी, ये देखो उपाध्याय के इससे आया है, योगी जी ने उनको भेजा है, देवेंद्र जी ने हमको भेजा है। दोनों सरकार का एक ही मकसद है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक भव्य दिव्य स्वरूप से होना चाहिए और सबके हमके राय एक ही है। आगरा को ताजमहल के नाम से जाना जाता है, स्मारक बनने के बाद क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएगा। आप धीरे धीरे देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। चलो बाजू में। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के योगेंद्र उपाध्याय। मंत्री, ये क्या कहेंगे, भव्य स्मारक बनने जा रहा है? अरे बता तो दिया तुमने, दोबारा पूछ रहे हो। क्या कहेंगे? ये आने वाली नस्लों के लिए एक प्रेरणा स्थल बनेगा, उनके शिवाजी महाराज के शौर्य की कहानियां कहेगा। देखिए, ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और महाराष्ट्र सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री थे। आज आगरा में इन्होंने 2 दिवसीय, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं आज संयुक्त रूप से इन्होंने प्रेस वार्ता की और आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनने जा रहा है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।